अपन बात करेंगे सौरमंडल के सबसे कूल और थोड़ा अजीब ग्रह यूरेनस की, जिसे हिंदी में अरुण ग्रह भी कहते हैं। ये एकदम वाइब है बॉस। सोचो, सूर्य से 7वां ग्रह, एकदम दूर, चिल करता हुआ। ये अपने सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और वजन में भी कम नहीं, पृथ्वी से करीब 14.5 गुना भारी। मतलब अगर तुम पृथ्वी पर 10 किलो के हो तो यूरेनस पर तुम 145 किलो के हो जाओगे। बस मजाक है, ग्रेविटी अलग होती है ब्रो। लेकिन हाँ, ये इतना बड़ा है कि पृथ्वी के चार पीस इसमें समा जाएं। क्रेजी, राइट? इसका डायमीटर करीब 50,724 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के डायमीटर का 4 गुना है। मतलब कल्पना करो कितनी बड़ी बॉल है ये। इसका सबसे बड़ा स्वैग पता है क्या है? ये बाकी ग्रहों की तरह सीधा नहीं घूमता, बल्कि अपनी धुरी पर 90 डिग्री झुका हुआ है, एकदम लेटा हुआ। मतलब ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, बाकी सब पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। इसे आइस जाइंट भी कहते हैं क्योंकि ये पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी जमी हुई चीजों से बना है। सोचो कितनी ठंड होगी वहां। इसका तापमान 224 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मतलब अपनी सर्दी गर्मी इसके आगे कुछ नहीं। और ये इतना ठंडा इसलिए है क्योंकि ये सूर्य से करीब 2.9 बिलियन किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी पर सूरज की गर्मी पहुंचना मुश्किल है, इसीलिए ये बर्फ का एक विशालकाय गोला है। इसका नीला हरा रंग इसकी ऊपरी वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस के कारण होता है, जो लाल रोशनी को सोख लेती है और नीली हरी रोशनी को वापस परावर्तित करती है। एकदम नेचुरल फिल्टर है ब्रो। और सुनो, इसका एक दिन सिर्फ 17 घंटे का होता है। मतलब तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा दिन जल्दी खत्म हो जाएगा और रात भी। लेकिन 1 साल, भाई साहब, 1 साल पृथ्वी के 44 सालों के बराबर होता है। मतलब अगर तुम यूरेनस पर 1 साल बिताओगे तो पृथ्वी पर तुम 44 साल बड़े हो जाओगे। क्या टाइम ट्रैवल है यार। अगर तुम वहां जन्म लेते तो तुम्हें अपनी पहली बर्थडे पार्टी के लिए 84 साल इंतजार करना पड़ता। सोचो कितनी लंबी वेटिंग लिस्ट होती। यूरेनस के पास अपने खुद के रिंग्स भी हैं, जैसे शनि के पास होते हैं, लेकिन इसके रिंग्स थोड़े पतले और डार्क हैं। अभी तक 13 रिंग्स की पहचान हुई है और 28 चांद हैं इसके पास। मतलब फुल पार्टी चलती है वहां। हाल ही में तो एक नया चांद भी मिला है इसे, जिसका नाम S2023U1 रखा गया है। ये अपने नए चांद से फुल अटेंशन ले रहा है। इसके कुछ बड़े चांदों में टाइटेनिया, ओबेरॉन, एम्ब्रील, एरियल और मिरांडा शामिल हैं। मिरांडा का सरफेस तो एकदम अजीब है। उसमें गहरी खाइयां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे किसी ने उसे तोड़कर फिर से जोड़ दिया हो। एकदम साइंस फिक्शन मूवी जैसा है। और सबसे मस्त बात, ये पहला ग्रह है जिसे दूरबीन से खोजा गया था। 1781 में विलियम हर्शेल ने इसे ढूंढ निकाला था। मतलब हमारी टेक्नोलॉजी के पहले ही इसे किसी ने नोटिस नहीं किया था। एकदम हिडन जेम। हर्शेल ने शुरू में इसे एक धूमकेतु समझा था, लेकिन बाद में इसकी ऑर्बिट और बिहेवियर को देखकर पता चला कि ये एक ग्रह है। इसके नामकरण को लेकर भी थोड़ी बहस हुई थी, लेकिन आखिर में यूरेनस नाम पर सहमति बनी, जो ग्रीक देवता यूरेनस के नाम पर है, जो आकाश के देवता थे। एकदम फिट बैठता है, क्योंकि ये भी आसमान में दूर, अपनी धुरी पर झुका हुआ एक रहस्यमयी ग्रह है। यूरेनस के बारे में कुछ और ढांसू फैक्ट्स। अगर आप सोच रहे हैं कि यूरेनस की इतनी सारी खासियतें क्यों हैं, तो जान लीजिए कि इसका अजीब झुकाव शायद अरबों साल पहले किसी बड़े ऑब्जेक्ट से टक्कर के कारण हुआ हो। साइंटिस्ट्स को लगता है कि कोई पृथ्वी के आकार का या उससे भी बड़ा पिंड यूरेनस से टकराया होगा, जिसने इसे अपनी धुरी पर ऐसे लेटा दिया। ये एक कॉस्मिक एक्सीडेंट था जिसने इस ग्रह को इतना यूनिक बना दिया। यूरेनस के टेढ़े होने के पीछे की कहानी एकदम फिल्मी है ब्रो। सोचो, बाकी सब ग्रह अपनी धुरी पर सीधे खड़े होकर घूम रहे हैं और अपना यूरेनस भाई साहब पूरा 90 डिग्री पर लेटा हुआ है, जैसे मस्त सोफे पर पड़ा हो। इसके टेढ़े होने की सबसे मजबूत थ्योरी ये है कि अरबों साल पहले, जब हमारा सोलर सिस्टम नया नया बन रहा था, तब यूरेनस से कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट टकराया होगा। ये ऑब्जेक्ट शायद पृथ्वी के आकार का या उससे भी बड़ा रहा होगा। इस विशालकाय टक्कर, जिसे जायंट इम्पैक्ट भी कहते हैं, ने यूरेनस को उसकी धुरी पर इतना झुका दिया। अब तुम पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ? तो भाई, शुरू में सोलर सिस्टम में बहुत सारे उल्कापिंड और छोटे बड़े ग्रह घूम रहे थे। ये सब एक दूसरे से टकराते रहते थे। हो सकता है कि यूरेनस जब अपनी जगह ले रहा था,
तभी कोई आवारा ग्रह या बहुत बड़ा चट्टानी टुकड़ा इससे फुल स्पीड में टकराया हो। इस टक्कर की वजह से यूरेनस का रोटेशनल एक्सिस, जिस धुरी पर वो घूमता है, अपनी जगह से पूरा ही हिल गया और वो एकदम लेट गया। इस टक्कर के कुछ और इम्पैक्ट। अजीब मौसम। यूरेनस पर एक साल 34 पृथ्वी के सालों के बराबर होता है, और क्योंकि ये लेटा हुआ है, इसके ध्रुवों पर 42 साल तक लगातार सूरज की रोशनी पड़ती है और 42 साल तक पूरा अंधेरा रहता है। सोचो कितना एक्सट्रीम मौसम होता होगा वहां। चांद भी टेढ़े। यूरेनस के साथ साथ इसके सारे चांद भी उसी प्लेन में घूमते हैं जिस प्लेन में यूरेनस अपनी धुरी पर घूमता है। ये भी इस बात का सबूत है कि कोई बड़ी टक्कर हुई थी जिसने पूरे सिस्टम को झुका दिया। तो बेसिकली यूरेनस का टेढ़ा होना कोई डिज़ाइन नहीं था, बल्कि एक कॉस्मिक एक्सीडेंट का नतीजा है जिसने इसे सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक और कूल ग्रह बना दिया। अपना टेढ़ा मेढ़ा यूरेनस खोजा था एक ढांसू खगोल शास्त्री ने, जिनका नाम था विलियम हर्शेल। इन्होंने 13 मार्च 1781 को इस ग्रह को खोज निकाला था। उस समय हर्शेल रात में आसमान का सर्वे कर रहे थे और खुद के बनाए हुए टेलीस्कोप से तारों को देख रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा जो बाकी तारों से अलग था और धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई धूमकेतु है, लेकिन कुछ और ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें पक्का हो गया कि ये एक नया ग्रह है। ये खोज इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि यूरेनस पहला ऐसा ग्रह था जिसे दूरबीन की मदद से खोजा गया था। इससे पहले जितने भी ग्रह जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि पता थे, उन्हें बिना दूरबीन के भी देखा जा सकता था। तो समझ लो, विलियम हर्शेल ने सोलर सिस्टम के मैप को और भी बड़ा कर दिया। अरे, विलियम हर्शेल सिर्फ यूरेनस के खोजकर्ता ही नहीं थे, बल्कि खगोल विज्ञान की दुनिया के एक रॉक स्टार थे। इनकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुनो, विलियम हर्शेल, संगीतकार से खगोल शास्त्री तक का सफर। विलियम हर्शेल का पूरा नाम फ्रेडरिक विलियम हर्शेल था। इनका जन्म 15 नवंबर 1738 को जर्मनी के हनोवर शहर में हुआ था, लेकिन बाद में ये इंग्लैंड चले गए और वहीं पर अपने रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाया। संगीत से खगोल विज्ञान तक का सफर हर्शेल का शुरुआती करियर बहुत ही अलग था। वो एक शानदार संगीतकार और संगीत शिक्षक थे। वो ऑर्केस्ट्रा में ओबो, एक तरह का वाद्य यंत्र बजाते थे, ऑर्गनिस्ट थे और कंपोजर भी थे। लेकिन उनके दिल में हमेशा से विज्ञान और खगोल विज्ञान के लिए एक खास जगह थी। उन्होंने अपने संगीत से होने वाली कमाई को अपने असली पैशन, टेलीस्कोप बनाने और आसमान को ऑब्जर्व करने में लगाना शुरू कर दिया। वो खुद ही अपने टेलीस्कोप बनाते थे और ये इतने अच्छे होते थे कि कई देशों के राजा महाराजा भी उनसे टेलीस्कोप खरीदने आते थे। यूरेनस की खोज और उससे आगे की उपलब्धियां 13 मार्च 1781 को अपने खुद के बनाए एक पावरफुल टेलीस्कोप से आसमान को देखते हुए हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज की। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये पहला ऐसा ग्रह था जिसे दूरबीन की मदद से खोजा गया था। इससे पहले सिर्फ वे ही ग्रह पता थे जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। यूरेनस की खोज के बाद हर्शेल को खूब फेम मिला और इंग्लैंड के किंग जॉर्ज III ने उन्हें शाही खगोल शास्त्री, रॉयल एस्ट्रोनॉमर बना दिया। इसके बाद उन्होंने और भी कई कमाल के काम किए। यूरेनस के चांदों की खोज। उन्होंने यूरेनस के 2 बड़े चांदों टाइटानिया और ओबेरॉन की खोज की। शनि के चांदों की खोज। उन्होंने शनि ग्रह के 2 चांद एनसेलाडस और मीमास को भी ढूंढा। इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज। ये शायद इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 1800 में उन्होंने गलती से इंफ्रारेड प्रकाश की खोज कर ली। वो सूरज की रोशनी को प्रिज्म से गुजारकर अलग अलग रंगों के तापमान को माप रहे थे। उन्होंने पाया कि लाल रंग से परे भी एक ऐसा एरिया था जहां कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन वहां भी तापमान बढ़ रहा था। यही अदृश्य ऊर्जा इंफ्रारेड थी, जो आज कई टेक्नोलॉजी में यूज होती है। डबल स्टार्स और नेबुला का अध्ययन। उन्होंने हजारों की संख्या में डबल स्टार्स और नेबुलाए की लिस्ट बनाई और उनके बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने दिखाया कि कुछ नेबुला असल में दूर की गैलेक्सीज, आकाशगंगाएं हैं। कैरोलीन हर्शेल का योगदान विलियम हर्शेल अकेले नहीं थे। उनकी बहन कैरोलीन हर्शेल भी
एक बेहतरीन खगोल शास्त्री थीं और उन्होंने अपने भाई के काम में बहुत मदद की। वो खुद भी कई धूमकेतुओं, कॉमेट्स और नेबुला की खोज करने वाली पहली पेशेवर महिला खगोल शास्त्री थीं। सर विलियम हर्शेल का निधन 25 अगस्त 1822 को इंग्लैंड में हुआ। उन्हें आधुनिक खगोल विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने हमें ब्रह्मांड को देखने का एक नया तरीका सिखाया। भाई साहब, अगर तुम सोच रहे हो कि पृथ्वी की तरह वहां भी जमीन होगी जिस पर तुम खड़े हो सको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरेनस की कोई ठोस सतह नहीं है, जैसे अपनी पृथ्वी या मंगल ग्रह पर होती है। यूरेनस की सतह कैसी है? यूरेनस को एक आइस जाइंट, बर्फ का दानव कहा जाता है, और ये नाम इसकी बनावट के कारण ही है। ये मुख्य रूप से गैसों और तरल पदार्थों से बना है, जिसमें पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी जमी हुई बर्फ की मात्रा बहुत ज्यादा है। गैसों का घना वातावरण। जैसे जैसे तुम यूरेनस के करीब जाओगे, तुम्हें कोई जमीन नहीं दिखेगी। इसकी ऊपरी परत पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैसों का एक बहुत ही घना वातावरण है। ये मीथेन ही है जो इसे अपना हल्का नीला हरा रंग देती है। कोई ठोस सतह नहीं। जैसे जैसे तुम इस गैसीय वातावरण में नीचे की ओर बढ़ते जाओगे, ये गैसें धीरे धीरे और घनी होती जाएंगी। तापमान और दबाव इतने बढ़ जाते हैं कि ये गैसें तरल रूप में बदल जाती हैं। तो एक तरह से यूरेनस की सतह असल में बर्फ, पानी और अमोनिया के एक गाढ़े, चिपचिपे तरल पदार्थ का महासागर है। बर्फीला मेंटल। इस तरल महासागर के नीचे एक मोटी परत होती है जिसे मेंटल कहते हैं। यह मेंटल कोई पारंपरिक बर्फ नहीं है, बल्कि एक गर्म और बहुत घना तरल पदार्थ है जो पानी, मीथेन और अमोनिया के मिश्रण से बना है। इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि इसे आइस कहने के बावजूद यह वाकई में बर्फ जैसा नहीं होता, बल्कि बहुत हाई प्रेशर में एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, एक ऐसी अवस्था जहां तरल और गैस का अंतर खत्म हो जाता है की तरह होता है। केंद्रीय कोर। सबसे अंदर यूरेनस के केंद्र में एक छोटा चट्टानी कोर होने का अनुमान है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 0.5 से 105 गुना हो सकता है। लेकिन यहां भी दबाव और तापमान इतने ज्यादा होते हैं कि ये चट्टानें भी पूरी तरह ठोस नहीं होती, बल्कि एक अजीब सी अत्यधिक संपीड़ित अवस्था में होती हैं। तो क्या तुम यूरेनस पर उतर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम यूरेनस पर जाने की कोशिश करोगे तो तुम किसी जमीन पर लैंड नहीं कर पाओगे। तुम बस इसके बादलों और गैसों की परतों में समाते चले जाओगे। जैसे जैसे तुम अंदर जाओगे, तापमान और दबाव खतरनाक रूप से बढ़ते जाएंगे और अंत में तुम इन अत्यधिक गर्म और घनी तरल परतों में पिघल जाओगे। इसलिए यूरेनस की कोई सतह नहीं है जिस पर तुम चल सको या कुछ बना सको। ये एक विशालकाय बर्फीला गैसीय गोला है। यूरेनस का वातावरण एक ऐसा ठंडा और रहस्यमयी खेल है जिसे समझना किसी पहेली से कम नहीं। अपनी पृथ्वी की तरह यहां कोई ऑक्सीजन नहीं है और यह सांस लेने लायक तो बिल्कुल नहीं है। इसकी पूरी बनावट ही गैसों और जमी हुई चीजों से बनी है। यूरेनस के वातावरण की बनावट। यूरेनस का वातावरण कई परतों में बटा हुआ है, लेकिन इसमें कोई ठोस जमीन नहीं है जिस पर खड़े हो सको। सबसे ऊपरी परत हाइड्रोजन और हीलियम का साम्राज्य। यूरेनस के वायुमंडल का लगभग 83% हिस्सा हाइड्रोजन H2 से बना है और 15% हीलियम He है। बाकी का 2.3% मीथेन CH4 है। यह मीथेन गैस ही है जो सूरज की लाल रोशनी को सोख लेती है और नीली हरी रोशनी को वापस छोड़ती है, जिससे यूरेनस हमें नीला हरा दिखाई देता है। मीथेन के बादल। इसके ऊपरी वातावरण में मीथेन के बादल तैरते रहते हैं। ये बादल काफी धुंधले और कम दिखते हैं। यही वजह है कि यूरेनस की तस्वीरें इतनी साफ नहीं आती जितनी बृहस्पति या शनि की आती हैं। हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूरेनस के उत्तरी गोलार्ध पर कोहरे के बादल देखे हैं, जो इसकी मौसमी गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। बादलों की कई परतें। वैज्ञानिकों का मानना है कि मीथेन के बादलों के नीचे पानी और अमोनिया के बादल भी हो सकते हैं, लेकिन ये इतनी गहराई में हैं कि उन्हें देखना मुश्किल है। तापमान का खेल। यूरेनस का वातावरण बहुत ही ठंडा है। इसके ट्रोपोपॉज, वायुमंडल की सबसे निचली परत में तापमान 224 डिग्री सेल्सियस 300 एम्बेस/डिग्री तक गिर जाता है, जो इसे हमारे सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रहों में से एक बनाता है। तेज हवाएं। भले ही यह ठंडा हो,
यूरेनस पर तूफानी हवाएं चलती हैं। इसकी ऊपरी वायुमंडल में घूमने वाली हवाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, जिनकी स्पीड सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ये हवाएं ग्रह के घूर्णन की दिशा में चलती हैं। झुकाव और मौसम। यूरेनस का अपनी धुरी पर 98 डिग्री का अजीब झुकाव इसके वातावरण और मौसम पर बहुत बड़ा असर डालता है। क्योंकि ये लगभग लेटा हुआ है, इसके ध्रुवों पर 42 साल तक लगातार सूरज की रोशनी पड़ती है और फिर अगले 42 साल तक पूरा अंधेरा रहता है। इस वजह से यहां बहुत एक्सट्रीम मौसम और तापमान में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, खासकर इसके ध्रुवीय क्षेत्रों में। गर्मी में इसके ध्रुवों पर एक खास ध्रुवीय टोपी, पोलर कैप, दिखती है जो सूरज ढलने पर गायब हो जाती है। लेकिन यह कैसे होता है, यह अभी भी एक रहस्य है। अंदरूनी वातावरण, तरल बर्फ और दबाव। जैसे जैसे तुम यूरेनस के वातावरण में गहराई में जाओगे, गैसों का दबाव और तापमान इतना बढ़ जाता है कि वे तरल रूप में बदल जाती हैं। गैसीय से तरल। यूरेनस की कोई ठोस सतह नहीं है। इसके ऊपरी गैसीय वातावरण के नीचे गैसें इतनी घनी हो जाती हैं कि वे पानी, मीथेन और अमोनिया के एक गाढ़े, चिपचिपे तरल महासागर में बदल जाती हैं। हीरे की बारिश की संभावना। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरेनस और नेपच्यून के वातावरण में इतनी गहराई में दबाव और तापमान बहुत ज्यादा होता है कि मीथेन के अणु टूट जाते हैं और कार्बन के परमाणु हीरे में बदलकर बारिश की तरह बरस सकते हैं। ये एक ऐसी शानदार और कल्पना से परे बात है। तो यूरेनस का वातावरण एक बर्फीला, तूफानी और बेहद रहस्यमयी जगह है। अपनी धुरी पर करीब 48 डिग्री झुका होने के कारण यूरेनस की जलवायु सौरमंडल के बाकी ग्रहों से पूरी तरह अलग है और बेहद शांत लेकिन ठंडी है। इसकी ये अनोखी अवस्था ही इसे सोलर सिस्टम में एक स्टैंड आउट ग्रह बनाती है। यूरेनस की धुरंधर ठंडी जलवायु यह हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे ग्रहों में से एक है, यहां तक कि नेपच्यून से भी ज्यादा ठंडा, जबकि नेपच्यून सूर्य से और दूर है। इसकी ऊपरी वायुमंडल में तापमान 224 डिग्री सेल्सियस 326 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। अगर तुम कल्पना करो कि अपनी सबसे ठंडी जगहों जैसे अंटार्कटिका में क्या हाल होता है, तो यूरेनस का तापमान उसके आगे कुछ भी नहीं है। इतनी कड़कड़ाती ठंड की वजह यह है कि यूरेनस के अंदर से बहुत कम गर्मी निकलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके कोर से निकलने वाली ऊष्मा उतनी नहीं है जितनी बृहस्पति या शनि से निकलती है। इसके कारण इसका वातावरण मुख्य रूप से सूर्य से मिलने वाली रोशनी पर निर्भर करता है, और चूंकि यह सूर्य से लगभग 2.9 बिलियन किलोमीटर 1.8 बिलियन मील दूर है, इसीलिए यह बहुत ठंडा रहता है। सूर्य की रोशनी इतनी कम पहुंचती है कि यह बस नाम मात्र की गर्मी ही दे पाती है। मौसम का लंबा और एक्सट्रीम खेल इसका सबसे बड़ा क्लाइमेट स्वैग है। इसके मौसम। यूरेनस का एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है। हां, तुमने सही सुना, 84 साल। और क्योंकि ये अपनी धुरी पर लगभग 28 डिग्री पर लेटा हुआ है, जैसे कोई आलसी इंसान सोफे पर पड़ा हो, इसके ध्रुवों पर 42 साल तक लगातार सूरज की रोशनी पड़ती है और फिर अगले 42 साल तक घना अंधेरा रहता है। सोचो कितनी लंबी गर्मी या सर्दी होती होगी वहां। जब कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तो वह लगातार धूप में नहाया रहता है और तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दिख सकती है। वहीं दूसरा ध्रुव लगातार अंधेरे में डूबा रहता है, जहां जमा देने वाली ठंड अपने चरम पर होती है। जब विषुव एक्विनॉक्स का समय आता है, जो यूरेनस के 44 साल के चक्र में केवल 2 बार आता है, तब ग्रह का भूमध्य रेखा सूर्य की ओर होती है और दिन रात का चक्र पृथ्वी जैसा हो जाता है, लेकिन यह केवल कुछ ही समय के लिए होता है। इस एक्सट्रीम झुकाव के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी बड़े बदलाव होते हैं, जैसे एक खास तरह की ध्रुवीय टोपी, पोलर कैप का बनना, जो सूरज ढलने पर गायब हो जाती है, या कुछ समय के लिए चमकीले बादलों का दिखना। शांत बादल और तूफानी हवाएं बृहस्पति या शनि की तरह यूरेनस पर बहुत बड़े, चमकीले और रंग बिरंगे तूफान या बादलों के पैटर्न नहीं दिखते। इसकी जलवायु काफी शांत और धुंधली लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां कुछ नहीं होता। इसके ऊपरी वातावरण में मीथेन के बादल होते हैं, जो एक हल्की धुंध पैदा करते हैं, जिससे इसे स्पष्ट रूप से देख पाना मुश्किल हो जाता है और यह अपेक्षाकृत सपाट और नीरस दिखता है।
ऐसा लगता है जैसे यूरेनस ने अपने सारे राज एक घने कोहरे में छिपा रखे हों। हालांकि इस शांत दिखने वाले माहौल के बावजूद तेज हवाएं यूरेनस पर भी चलती हैं, जिनकी गति 900 किलोमीटर प्रति घंटे लगभग 560 मील प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये हवाएं आमतौर पर भूमध्य रेखा पर धीमी होती हैं और ध्रुवों के पास तेज हो जाती हैं, जिससे एक जटिल वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न बनता है। ये हवाएं मीथेन के बादलों को इधर उधर धकेलती हैं, हालांकि ये पृथ्वी के तूफानों की तरह नाटकीय नहीं लगती। चुंबकीय क्षेत्र का रहस्यमय प्रभाव, यूरेनस का अजीब चुंबकीय क्षेत्र भी इसकी जलवायु को प्रभावित करता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के केंद्र से बहुत दूर है और इसकी घूर्णन धुरी से काफी झुका हुआ है, करीब 60 डिग्री तक। ये बाकी ग्रहों से एकदम अलग है। इस अजीब चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके ऊपरी वायुमंडल में ऊर्जा का वितरण असमान हो जाता है, जो इसकी जलवायु संबंधी गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है और जटिल विद्युत धाराएं पैदा कर सकता है। यह चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स को भी प्रभावित करता है, जिससे इसके वायुमंडल में अरोरा, ध्रुवीय प्रकाश जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। हालांकि ये पृथ्वी या बृहस्पति के अरोरा जितनी चमकीली नहीं होती। कुल मिलाकर यूरेनस की जलवायु बहुत ही अनोखी और चरम है, जिसका मुख्य कारण इसका अपनी धुरी पर असाधारण झुकाव और सूर्य से इसकी अत्यधिक दूरी है। यह एक ऐसा ग्रह है जो अभी भी वैज्ञानिकों के लिए कई रहस्य समेटे हुए है और भविष्य के मिशन जैसे कि नासा का यूरेनस ऑर्बिटर और प्रोब, यूरेनस ऑर्बिटर एंड प्रोब, शायद इसकी ओर गहराइयों को उजागर कर सकें। इसकी जलवायु की यह अनोखी प्रकृति इसे सौरमंडल के सबसे आकर्षक और समझने में मुश्किल ग्रहों में से एक बनाती है। तुम सोच रहे हो कि यह पृथ्वी या बृहस्पति जैसा होगा, तो तुम गलत हो। यूरेनस का चुंबकीय क्षेत्र एकदम असममित, एसिमेट्रिक, झुका हुआ, टिल्टेड और ऑफसेट है, जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक बड़ी पहेली है। यूरेनस के चुंबकीय क्षेत्र की ढांसू खासियतें और उसके प्रभाव, यूरेनस का चुंबकीय क्षेत्र उसके घूर्णन धुरी, रोटेशनल एक्सिस से करीब 29 डिग्री तक झुका हुआ है। अपनी पृथ्वी पर यह झुकाव सिर्फ 11.5 डिग्री है, बृहस्पति पर 9.6 डिग्री और शनि पर तो 1 डिग्री से भी कम है। ये इतना ज्यादा झुकाव ही इसे बाकियों से अलग बनाता है। इस झुकाव की वजह से जब यूरेनस अपनी धुरी पर घूमता है, जो कि खुद 98 डिग्री झुकी हुई है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में एक अजीबोगरीब कॉर्कस्क्रू जैसी आकृति बनाता है, जैसे कोई बड़ी पेचकस घूम रहा हो। सिर्फ झुकाव ही नहीं, यूरेनस का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के भौगोलिक केंद्र, जियोग्राफिकल सेंटर से भी काफी हटकर ऑफसेट है। यह केंद्र से करीब 1/3 यूरेनस की त्रिज्या के बराबर दूर है, जो लगभग 8000 किलोमीटर होता है। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के भीतर एक तरफ झुका हुआ है, किसी पिज्जा के किनारे पर रखी हुई चीज की तरह। ये ऑफसेट और झुकाव मिलकर इसके चुंबकीय क्षेत्र को बेहद जटिल और अप्रत्याशित बनाते हैं, जो इसे समझना और भी मुश्किल बना देता है। पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र पिघले हुए लोहे के बाहरी कोर में संवहन, कन्वेक्शन के कारण बनता है, जिसे डायनेमो इफेक्ट कहते हैं। लेकिन यूरेनस पर ऐसा ठोस कोर नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र गहरे, तरल बर्फीले मेंटल में उत्पन्न होता है, जो पानी, अमोनिया और मीथेन जैसे विद्युत प्रवाहकीय तरल पदार्थों से बना है। ये तरल पदार्थ जब अंदरूनी गर्मी के कारण घूमते और संवहन करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। लेकिन चूंकि ये परतें पृथ्वी के कोर की तरह नहीं हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की बनावट इतनी असमान है, जिससे यह बहुत कमजोर और जटिल हो जाता है। यूरेनस का चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति या शनि की तुलना में काफी कमजोर है, हालांकि पृथ्वी से लगभग 50 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसकी संरचना भी बहुत जटिल है, जिसमें एक साधारण द्विध्रुवी डाइपोलर क्षेत्र के अलावा कई छोटे छोटे घटक, स्मॉल स्केल कंपोनेंट्स भी शामिल हैं। ये जटिलता बताती है कि चुंबकीय क्षेत्र शायद ग्रह के बाहरी मेंटल में, यानी सतह के काफी करीब उत्पन्न हो रहा है। इस अजीब चुंबकीय क्षेत्र के कई परिणाम भी हैं। पृथ्वी पर ऑनरोरा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ध्रुवों के पास दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के साथ संरेखित होता है।
लेकिन यूरेनस के अजीब चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके ऑरोरा सीधे ध्रुवों पर नहीं होते, बल्कि ग्रह पर कहीं भी एक अनियमित पैटर्न में दिखाई देते हैं। ये एक अद्भुत और अनूठा दृश्य है। यूरेनस का चुंबकीय क्षेत्र भी सूर्य से आने वाली आवेशित कणों की धारा, जिसे सौर हवा सोलर विंड कहते हैं, को विक्षेपित करता है। लेकिन इसके अजीबोगरीब झुकाव और ऑफसेट के कारण इसकी मैग्नेटोस्फीयर, वह क्षेत्र जहां ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा पर हावी होता है, हर बार ग्रह के घूमने पर खुलता और बंद होता रहता है। इसका मतलब है कि कभी कभी सौर हवा सीधे ग्रह के वातावरण तक पहुंच सकती है, जबकि कभी कभी इसे अवरुद्ध कर दिया जाता है। यह ग्रह के आसपास के कणों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है, जिससे विकिरण बेल्ट में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन जाती है। यूरेनस के पास भी विकिरण बेल्ट हैं, जो आवेशित कणों, मुख्यतः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को फंसाते हैं। वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ने पाया था कि ये बेल्ट बहुत तीव्र थीं, जो बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पर थीं। हालांकि हाल के विश्लेषणों से पता चला है कि वॉयेजर 2 जिस समय यूरेनस के पास से गुजरा था, उस समय एक असामान्य सौर हवा की घटना हुई थी, जिसने इन बेल्टों को अस्थायी रूप से बढ़ा दिया था। विलियम हर्शेल द्वारा इसकी खोज के बाद से यूरेनस ने वैज्ञानिकों को हमेशा चौंकाया है। इसका चुंबकीय क्षेत्र इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि हमारा सौरमंडल कितना विविधतापूर्ण और आश्चर्यजनक है। अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है और भविष्य के मिशन शायद इसके कई रहस्यों से पर्दा हटा पाएं। यूरेनस ग्रह पर जीवन की संभावना। सीधे शब्दों में कहें तो जैसे हम जीवन को पृथ्वी पर जानते हैं, वैसा जीवन यूरेनस पर होना लगभग असंभव है। यह ग्रह उन सभी चीजों से भरा पड़ा है जो जीवन के लिए बेहद प्रतिकूल हैं। यूरेनस जीवन के लिए एक प्रतिकूल ग्रह। यूरेनस पर जीवन क्यों नहीं पनप सकता? इसके कई बड़े कारण हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है अत्यधिक ठंडा तापमान। यूरेनस का औसत तापमान 224 डिग्री सेल्सियस 321 डिग्री तक गिर जाता है। इतने कम तापमान पर पानी जम जाता है और जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रक्रियाएं काम नहीं कर सकती। पृथ्वी पर जीवन के लिए तरल पानी एक मूलभूत आवश्यकता है और यूरेनस पर यह बहुत ही दुर्लभ है। दूसरी बड़ी वजह है कि यूरेनस की कोई ठोस सतह नहीं है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, पानी और अमोनिया जैसी गैसों और तरल पदार्थों से बना है। अगर तुम वहां जाओगे तो किसी जमीन पर खड़े नहीं हो पाओगे, बल्कि बस गैसों और तरल परतों में डूबते चले जाओगे। जीवन को पनपने के लिए एक स्थिर वातावरण और ठोस या तरल माध्यम की आवश्यकता होती है, जो यूरेनस पर उपलब्ध नहीं है। इसके वातावरण में भी जीवन के लिए चुनौतियां हैं। यूरेनस का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें मीथेन भी मौजूद है। यहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, जो सांस लेने वाले जीवों के लिए तो जरूरी है ही, बल्कि किसी भी तरह के जटिल जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें पृथ्वी के जीवों के लिए विषाक्त होंगी। जैसे जैसे तुम यूरेनस के वातावरण में गहराई में जाओगे, तापमान और दबाव कई गुना बढ़ जाते हैं। इतनी गहराई पर पदार्थ एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बन जाते हैं और किसी भी झांत जीवन रूप के लिए इन चरम परिस्थितियों में जीवित रहना असंभव है। ऊपरी वायुमंडल में तेज तूफानी हवाएं चलती हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हैं। इसके अलावा यूरेनस का अजीबोगरीब चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा के साथ एक जटिल तरीके से इंटरैक्ट करता है, जिससे विकिरण बेल्ट बनते हैं जो जीवन के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं। क्या इसके चंद्रमाओं पर है जीवन की कोई आस? हालांकि यूरेनस पर सीधे जीवन की संभावना न के बराबर है, कुछ वैज्ञानिक इसके चंद्रमाओं पर जीवन की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ बर्फीले चंद्रमाओं जैसे टिटानिया या ओबेरॉन के पास उनकी सतह के नीचे तरल पानी के महासागर हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शनि के चंद्रमा एन्सेलेडस या बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर होने की संभावना है। ये भूमिगत महासागर अगर मौजूद हों तो वे भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी के स्रोतों के कारण गर्म हो सकते हैं और जीवन के कुछ सूक्ष्म रूपों को सहारा दे सकते हैं। हालांकि यह अभी भी केवल एक परिकल्पना है और इसके लिए बहुत अधिक शोध और भविष्य के मिशनों की आवश्यकता है।
तो अभी तक की जानकारी के अनुसार यूरेनस ग्रह पर तो जीवन नहीं हो सकता, लेकिन इसके चांदों में भविष्य में कुछ आश्चर्यजनक खोजें हो सकती हैं जो हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में कुछ नया बता सकती हैं। यूरेनस के पास एक दो नहीं बल्कि पूरे 28 जात चंद्रमा हैं। ये सारे चांद मिलकर यूरेनस के चारों ओर अपनी अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं। इन चंद्रमाओं को 3 मुख्य ग्रुप्स में बांटा गया है: अंदरूनी चांद, इनर मून्स, 5 बड़े चांद, मेजर मून्स, और अनियमित चांद, इरेगुलर मून्स। इनका नामकरण भी बड़ा दिलचस्प है। इन्हें शेक्सपियर के नाटकों और अलेक्जेंडर पोप की रचनाओं के पात्रों के नाम पर रखा गया है। यूरेनस के 5 प्रमुख चंद्रमा, मेजर मून्स, ये यूरेनस के सबसे बड़े और सबसे अच्छी तरह से अध्ययन किए गए चांद हैं। इनकी बनावट में बर्फ और चट्टान का मिश्रण माना जाता है और कुछ में तो अंदर गहरे महासागर होने की संभावना भी है। मिरांडा ये 5 बड़े चांदों में सबसे छोटा और यूरेनस के सबसे करीब है। इसकी सतह एकदम अजीबोगरीब है, जैसे किसी ने इसे तोड़कर फिर से जोड़ दिया हो। इस पर बड़ी बड़ी खाइयां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और अलग अलग तरह के भूभाग हैं। इसे सौरमंडल के सबसे भूगर्भीय रूप से सक्रिय पिंडों में से एक माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इसकी अजीब बनावट का कारण पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। एरियल ये 5 बड़े चांदों में चौथा सबसे बड़ा है। एरियल की सतह पर गहरी घाटियां और दरारें दिखती हैं, जो शायद अंदरूनी टेक्टोनिक गतिविधियों या तरल पदार्थों के जमने पिघलने से बनी हो। इसकी सतह अपेक्षाकृत युवा लगती है, जिसका मतलब है कि यहां भूगर्भीय गतिविधि हाल ही में हुई होगी। इस पर कई चमकीले धब्बे भी हैं, जो शायद हाल के उल्कापिंडों के प्रभाव से बने हों। अम्ब्रियल ये 5 बड़े चांदों में तीसरा सबसे बड़ा है। उम्ब्रील की सतह बहुत पुरानी और गहरे रंग की है, जिस पर बहुत सारे क्रेटर, गड्ढे हैं। इसकी सतह पर कोई खास भूगर्भीय गतिविधि नहीं दिखती, जिससे लगता है कि ये भूगर्भीय रूप से निष्क्रिय रहा है। इसकी काली सतह का कारण अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। टाइटेनिया ये यूरेनस का सबसे बड़ा चंद्रमा है और पूरे सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है। टाइटेनिया पर गहरी खाइयां और घाटियां हैं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि इसके अंदरूनी हिस्से में कुछ भूगर्भीय गतिविधि हुई होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सतह के नीचे तरल पानी का महासागर हो सकता है। ओबेरॉन ये यूरेनस का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। ओबेरॉन की सतह भी बहुत पुरानी और क्रेटर से भरी हुई है। इस पर कुछ बड़ी खाइयां भी हैं, जो शायद इसके ठंडे होने और फैलने के कारण बनी हो। टाइटेनिया की तरह कुछ शोध बताते हैं कि ओबेरॉन में भी इसकी सतह के नीचे तरल पानी का महासागर हो सकता है, लेकिन यह संभावना टाइटेनिया की तुलना में कम मानी जाती है। अन्य चंद्रमाओं के ग्रुप्स, आंतरिक चंद्रमा, इनर मून्स, ये 13 छोटे काले चांद हैं जो यूरेनस के सबसे करीब और उसके रिंग्स, छल्लों के भीतर या उनके पास घूमते हैं। ये शायद यूरेनस के रिंग सिस्टम को आकार देने में मदद करते हैं। हाल ही में 2023 में एक नया आंतरिक चंद्रमा S2032U1 खोजा गया था, जो यूरेनस का सबसे छोटा ज्ञात चंद्रमा है। अनियमित चंद्रमा, इरेगुलर मून्स, ये 10 छोटे चंद्रमा हैं जो यूरेनस से बहुत दूर, अनियमित और लंबी कक्षाओं में घूमते हैं। ये शायद यूरेनस के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़े गए क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स या धूमकेतु, कॉमेट्स हो सकते हैं। यूरेनस के चंद्रमाओं की खास बातें। बनावट। यूरेनस के अधिकांश चंद्रमा मुख्य रूप से पानी की बर्फ और चट्टान के मिश्रण से बने हैं। झुकाव के साथ घूमना। यूरेनस के अपनी धुरी पर 48 डिग्री झुके होने के कारण इसके सारे चंद्रमा भी लगभग उसी समतल प्लेन में घूमते हैं जिस पर यूरेनस खुद घूमता है। इसका मतलब है कि उनके भी एक्सट्रीम मौसम चक्र होते हैं, जहां उन्हें 42 साल तक लगातार सूरज की रोशनी और 42 साल तक अंधेरा झेलना पड़ता है। जीवन की संभावना। यूरेनस ग्रह पर तो जीवन नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों को टाइटेनिया और ओबेरॉन जैसे बड़े चंद्रमाओं की सतह के नीचे तरल पानी के महासागर होने की संभावना दिखती है। अगर ऐसा है तो वहां माइक्रोबियल जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यह केवल अटकलें हैं और भविष्य के मिशनों से ही इसकी पुष्टि हो सकेगी।
यूरेनस के चंद्रमा भी अपने ग्रह की तरह ही रहस्यमयी और दिलचस्प हैं, और वे हमें सौरमंडल के इस बर्फीले बाहरी हिस्से को समझने में मदद करते हैं। यूरेनस के चंद्रमाओं में से एक, मिरांडा, एकदम अजूबा है। ये कोई आम चांद नहीं, बल्कि सौरमंडल के सबसे अजीब और रहस्यमय खगोलीय पिंडों में से एक है। इसे यूरेनस के 5 बड़े चंद्रमाओं में सबसे छोटा और सबसे अंदरूनी माना जाता है। मिरांडा की अजीबोगरीब सतह। मिरांडा की सबसे बड़ी खासियत इसकी सतह है। ये इतनी अजीब है कि वैज्ञानिक इसे अक्सर फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर या एक सिलवटों से भरा पैचवर्क कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर ऐसे बड़े बड़े इलाके हैं जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे अलग अलग टुकड़ों को बेतरतीब ढंग से जोड़ दिया गया हो। इस पर गहरी खाइयां, ऊंची ऊंची चट्टानें और अजीबोगरीब पैटर्न हैं जिन्हें कोरोनाएं कहा जाता है। ये कोरोनाएं गोल या अंडाकार आकार के होते हैं और इनके बीच में समानांतर लकीरें और घाटियां होती हैं। ये किसी भी अन्य ज्ञात खगोलीय पिंड पर नहीं देखी गई हैं, जो मिरांडा को और भी अनूठा बनाती है। मिरांडा पर वेरोना रूपेस नाम की एक विशालकाय चट्टान भी है, जो करीब 20 किलोमीटर 12 मील ऊंची है। यह पूरे सौरमंडल की सबसे ऊंची चट्टान मानी जाती है। सोचो, अगर तुम यहां से कुछ गिराओ तो उसे नीचे पहुंचने में 10 मिनट से ज्यादा लग जाएंगे। इसकी सतह पर ऐसे संकेत भी हैं कि अतीत में यहां बहुत बड़े भूकंप या भूगर्भीय हलचल हुई होगी, जिसकी वजह से इसकी जमीन इतनी टूटी और टेढ़ी मेढ़ी है। उत्पत्ति और आंतरिक बनावट का रहस्य। मिरांडा का व्यास करीब 470 किलोमीटर 272 मील है, जो इसे पृथ्वी के चंद्रमा के आकार का लगभग 7वां हिस्सा बनाता है। इतने छोटे आकार के लिए इतनी ज्यादा भूगर्भीय गतिविधि का होना वैज्ञानिकों को चौंकाता है, क्योंकि आमतौर पर इतने छोटे पिंडों में आंतरिक गर्मी जल्दी खत्म हो जाती है। एक लोकप्रिय थ्योरी यह है कि मिरांडा कभी किसी बड़ी टक्कर से टूट गया होगा और फिर उसके टुकड़े बेतरतीब ढंग से वापस जुड़ गए होंगे। दूसरी थ्योरी यह बताती है कि यूरेनस और उसके अन्य चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, टाइडल हीटिंग के कारण मिरांडा के अंदर गर्मी पैदा हुई होगी, जिससे इसकी बर्फीली परत के नीचे तरल पानी का महासागर बना होगा। इसी आंतरिक गर्मी और महासागर ने इसकी सतह को ऐसे अजीबोगरीब रूप दिए होंगे जैसे भूगर्भीय गतिविधि या क्रायोवोल्केनिज्म, बर्फीले ज्वालामुखी के जरिए। हाल के शोध भी संकेत देते हैं कि मिरांडा की सतह के नीचे 100 से 500 मिलियन साल पहले एक गहरा, लगभग 100 किलोमीटर गहरा तरल पानी का महासागर मौजूद हो सकता था। यह संभावना इसे उन चुनिंदा चंद्रमाओं में से एक बनाती है जहां माइक्रोबियल जीवन के लिए परिस्थितियां हो सकती हैं। हालांकि यह अभी भी एक अटकल है। मिरांडा की खोज 1948 में खगोलशास्त्री जेरार्ड कुइपर ने की थी, और इसके बारे में ज्यादातर जानकारी वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट से 1986 में मिली थी, जब यह यूरेनस सिस्टम के पास से गुजरा था। हालांकि वॉयेजर 2 ने केवल मिरांडा के दक्षिणी गोलार्ध की ही तस्वीरें ली थीं, इसलिए इसके उत्तरी गोलार्ध के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। कुल मिलाकर मिरांडा एक ऐसा चंद्रमा है जो अपने छोटे आकार के बावजूद असाधारण भूगर्भीय इतिहास रखता है, और वैज्ञानिक अभी भी इसके रहस्यों को पूरी तरह से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमें दिखाता है कि सौरमंडल में कितने आश्चर्य छिपे हुए हैं। यूरेनस ग्रह पर जीवन की संभावना। सीधे शब्दों में कहें तो, जैसे हम जीवन को पृथ्वी पर जानते हैं, वैसा जीवन यूरेनस पर होना लगभग असंभव है। यह ग्रह उन सभी चीजों से भरा पड़ा है जो जीवन के लिए बेहद प्रतिकूल हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यूरेनस सिस्टम पूरी तरह से लाइफलेस है। असली कहानी इसके चंद्रमाओं में छिपी है, जहां वैज्ञानिकों को कुछ दिलचस्प सुराग मिल रहे हैं। यूरेनस जीवन के लिए एक प्रतिकूल ग्रह। यूरेनस पर जीवन क्यों नहीं पनप सकता? इसके कई बड़े कारण हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है अत्यधिक ठंडा तापमान। यूरेनस का औसत तापमान 224 डिग्री सेल्सियस 368 डिग्री तक गिर जाता है। इतने कम तापमान पर पानी जम जाता है और जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रक्रियाएं काम नहीं कर सकती। पृथ्वी पर जीवन के लिए तरल पानी एक मूलभूत आवश्यकता है, और यूरेनस पर यह बहुत ही दुर्लभ है। दूसरी बड़ी वजह है कि यूरेनस की कोई ठोस सतह नहीं है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, पानी और अमोनिया जैसी गैसों और तरल पदार्थों से बना है।
अगर तुम वहां जाओगे तो किसी जमीन पर खड़े नहीं हो पाओगे, बल्कि बस गैसों और तरल परतों में डूबते चले जाओगे। जीवन को पनपने के लिए एक स्थिर वातावरण और ठोस या तरल माध्यम की आवश्यकता होती है, जो यूरेनस पर उपलब्ध नहीं है। इसके वातावरण में भी जीवन के लिए चुनौतियां हैं। यूरेनस का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें मीथेन भी मौजूद है। यहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, जो सांस लेने वाले जीवों के लिए तो जरूरी है ही, बल्कि किसी भी तरह के जटिल जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें पृथ्वी के जीवों के लिए विषाक्त होंगी। जैसे जैसे तुम यूरेनस के वातावरण में गहराई में जाओगे, तापमान और दबाव कई गुना बढ़ जाते हैं। इतनी गहराई पर पदार्थ एक सुपरक्रिटिकल फ्लूइड बन जाते हैं और किसी भी झात जीवन रूप के लिए इन चरम परिस्थितियों में जीवित रहना असंभव है। ऊपरी वायुमंडल में तेज तूफानी हवाएं चलती हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हैं। इसके अलावा यूरेनस का अजीबोगरीब चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा के साथ एक जटिल तरीके से इंटरैक्ट करता है, जिससे विकिरण बेल्ट बनते हैं जो जीवन के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं। क्या इसके चंद्रमाओं पर है जीवन की कोई आस? हालांकि यूरेनस पर सीधे जीवन की संभावना न के बराबर है। कुछ वैज्ञानिक इसके चंद्रमाओं पर जीवन की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। ये बर्फीले चंद्रमा सौरमंडल के बाहरी हिस्से में स्थित हैं और इनके पास कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो जीवन के लिए जरूरी हों। मुख्य रूप से वैज्ञानिक तरल पानी के भूमिगत महासागरों की संभावना पर ध्यान दे रहे हैं। टाइटानिया और ओबेरॉन। यूरेनस के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटेनिया और ओबेरॉन में उनकी बर्फीली सतहों के नीचे तरल पानी के महासागर होने का अनुमान है। इन महासागरों को टाइडल हीटिंग से गर्मी मिल सकती है, जो ग्रह और चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होने वाले घर्षण से पैदा होती है। जैसे बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा या शनि के चंद्रमा एनसेलेडस में होता है, वैसे ही अगर यहां तरल पानी है तो भूतापीय ऊर्जा के स्रोतों के कारण रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सकती हैं। मिरांडा। हाल ही में हुई रिसर्च ने मिरांडा को लेकर एक बड़ा सरप्राइज दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अजीबोगरीब सतह वाले छोटे चंद्रमा में 100 से 500 मिलियन साल पहले एक विशालकाय भूमिगत महासागर रहा होगा, जो चंद्रमा के आधे हिस्से को भरता था। इस महासागर को टाइडल हीटिंग और अन्य चंद्रमाओं के साथ कक्षीय प्रतिध्वनि ऑर्बिटल रेजोनेंसेस से गर्मी मिली होगी। यह भी संभावना है कि यह महासागर अभी भी मौजूद हो, हालांकि शायद पहले से पतला। अगर मिरांडा के पास लंबे समय तक तरल पानी रहा है, तो यह सूक्ष्म जीव जंतुओं के पनपने के लिए आवश्यक रासायनिक तत्वों और ऊर्जा के स्रोत प्रदान कर सकता था। एरियल और उम्ब्रियल, ये चंद्रमा भी कुछ हद तक अपनी सतह के नीचे तरल पानी के महासागरों की संभावना रखते हैं। हालांकि अभी तक के सबूत टाइटेनिया और मिरांडा जितने मजबूत नहीं हैं। एरियल पर भूगर्भीय गतिविधि के संकेत मिलते हैं, जैसे कि गहरे घाटियां और दरारें, जो शायद आंतरिक गर्मी और तरल पदार्थ के आंदोलन से बनी हों। जीवन के लिए 3 मुख्य आवश्यकताएं हैं: तरल पानी, ऊर्जा का स्रोत और सही रासायनिक तत्व, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। यूरेनस के चंद्र यूरेनस के लिए भविष्य के मिशन? भाई साहब, अभी तक सिर्फ एक ही स्पेसक्राफ्ट नासा का वॉयेजर 2 1986 में यूरेनस के पास से गुजरा है। उसने जो जानकारी भेजी वही हमारी अब तक की सबसे अच्छी जानकारी है। लेकिन वैज्ञानिक इस अजीबोगरीब बर्फीले दानव को और करीब से जानना चाहते हैं, खासकर इसके अजीब झुकाव, चुंबकीय क्षेत्र और इसके रहस्यमयी चंद्रमाओं के बारे में। इसीलिए कई बड़े और ढांसू मिशन प्रस्तावित किए गए हैं। यूरेनस ऑर्बिटर और प्रोब, यूरानस ऑर्बिटर एंड प्रोब, यूओपी। सबसे बड़ी आस नासा का यूरेनस ऑर्बिटर और प्रोब यूओपी मिशन, जिसे 2023-2022 की प्लैनेटरी साइंस डेकेडल सर्वे में उच्चतम प्राथमिकता मिली है, इस दशक का सबसे जरूरी और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये एक फ्लैगशिप क्लास मिशन होगा, जिसका मतलब है कि यह बहुत बड़ा, कॉम्प्लेक्स और महंगा होने वाला है। इस मिशन में 2 मुख्य हिस्से होंगे। एक ऑर्बिटर,
जो यूरेनस की कक्षा में कई सालों तक घूमेगा और उसके वायुमंडल, आंतरिक संरचना, अजीब चुंबकीय क्षेत्र, रिंग्स, छल्लों और सभी चंद्रमाओं का विस्तार से अध्ययन करेगा। ये खास तौर पर यूरेनस के मौसम को करीब से देखेगा, जो उसके 98 डिग्री के अजीब झुकाव के कारण 42 साल तक दिन और 42 साल तक रात देखता है। दूसरा हिस्सा एक एटमॉस्फेरिक प्रोब होगा, जो यूरेनस के वायुमंडल में सीधा उतरेगा। ये प्रोब सीधे वायुमंडल की बनावट, तापमान, दबाव और गैसों के अनुपात को मापेगा, जिससे हमें इस बर्फीले ग्रह के निर्माण और हमारे सौरमंडल में बर्फीले दानवों के इतिहास के बारे में अनमोल जानकारी मिलेगी। इस मिशन के लिए सबसे अच्छी लॉन्च विंडो फरवरी 2031 बताई गई है, जिसमें जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण का सहारा, जुपिटर ग्रेविटी असिस्ट लेकर यूरेनस तक पहुंचने में लगभग 13 से 15 साल लगेंगे। यानी ये 2043 के आसपास यूरेनस पर पहुंचेगा। हालांकि प्लूटोनियम उत्पादन में कमी के कारण 2030 के दशक के मध्य या अंत तक लॉन्च होने की संभावना भी बताई जा रही है। ये मिशन यूरेनस के रहस्यों को खोलेगा, जैसे कि उसका अजीब चुंबकीय क्षेत्र क्यों है और उसके चंद्रमाओं की सतह इतनी विविधतापूर्ण क्यों है, और हमें आइस जाइंट्स के बारे में बेहतर समझ देगा, जो हमारे सौरमंडल में सिर्फ 2 ही हैं, यूरेनस और नेपच्यून। आजकल एक्सोप्लैनेट्स, सौरमंडल के बाहर के ग्रह में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ग्रह सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून होते हैं, जो यूरेनस और नेपच्यून जैसे ही होते हैं। यूरेनस का अध्ययन करके हम उन दूर के ग्रहों को भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अन्य प्रस्तावित मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA भी यूरेनस मिशन में काफी रुचि दिखा रही है और नासा के साथ संभावित सहयोग पर विचार कर रही है। उन्होंने भी अतीत में यूरेनस पाथफाइंडर जैसी कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं, जो 2020 के दशक में लॉन्च हो सकती थीं। UOP जैसे बड़े फ्लैगशिप मिशन के अलावा छोटे और कम लागत वाले मिशनों की भी अवधारणाएं हैं, जैसे नासा का न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम या डिस्कवरी प्रोग्राम। इनमें कुछ फ्लाई बाय मिशन जो पास से गुजरकर जानकारी इकट्ठा करते हैं, या छोटे ऑर्बिटर शामिल हो सकते हैं। 2020 में क्वेस्ट टू यूरेनस टू एक्सप्लोर सोलर सिस्टम थियरीज नामक एक न्यू फ्रंटियर्स क्लास मिशन की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें 2022 में लॉन्च होकर 2045 तक यूरेनस पहुंचने की बात थी। चीन भी 2045 में यूरेनस के लिए अपना पहला एक्सप्लोरेशन मिशन भेजने की योजना बना रहा है, जिसका नाम तियानवेन श्वार है, जो सौरमंडल के इस दूरस्थ और आकर्षक क्षेत्र में वैश्विक रुचि को दर्शाता है। यूरेनस तक पहुंचना बहुत महंगा और मुश्किल है। लंबी दूरी और परमाणु ऊर्जा स्रोतों, रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स RTGs की आवश्यकता के कारण यह बहुत महंगा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण मिशन है। इसलिए भविष्य में नासा, ESA और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना बहुत ज्यादा है, ताकि संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा किया जा सके और इस बर्फीले दानव के रहस्यों को खोला जा सके, क्योंकि यह ग्रह हमारे सौरमंडल के इतिहास और ब्रह्मांड में ग्रहों की विविधता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है।